नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है और उससे पहले सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। जहां बीजेपी सरकार यानी कि योगी सरकार की तरफ से विकास का मॉडल पेश किया जा रहा है। विकास के बल पर जनता के बीच में जाकर वोट मांगने के दावे किए जा रहे हैं, वोट मिलने के दावे किए जा रहे हैं, 350 सीट लाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार हमलावर होते हुए विपक्ष के तमाम नेता, खासतौर पर अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं अखिलेश यादव। यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि दरअसल सरकार डर गई है, योगी सरकार डर गई है, इसलिए वो आजकल अखिलेश यादव अपने बारे में उन्होंने कहा कि उनकी फोन टैपिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से आयकर की छापेमारी हुई उसका भी दर्द अखिलेश यादव की तरफ से दिखा। उन्होंने कहा कि सरकार छटपटाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि अगर कोई गलत नहीं है, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, तो फिर अखिलेश यादव क्यों परेशान है। मतलब चुनाव से पहले सभी अपने अपने मापदंड को लेकर, अपने अपने मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए, सवाल जवाब का जो दौर है वो करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जनता मैंडेट वाली जो मुहर है किसे लगाएगी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर हम कई तरह के सवाल पूछेंगे, कई तरह के जवाब लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा, तमाम मेहमानों से हमारी चर्चा होगी और चर्चा के दरमियान जानने समझने की कोशिश होगी कि जनता किस पर लगाएगी मैंडेट की मुहर। सियासी बुलडोजर से विपक्ष जिस तरह से तिलमिलाया हुआ है, दरअसल इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि चुनाव है, चुनाव से पहले बीजेपी का जो विकास का मॉडल है, योगी का जो विकास का मॉडल है, क्या जनता के बीच में अभी भी वो उसी तरह से कायम है जैसे बाकायदा जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। 350 का लक्ष्य लाने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ साफ तौर पर जो विपक्ष, खास तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक कई हमले योगी सरकार के ऊपर किए जा रहे हैं। कई तरह के अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है सियासी हमलावर करने के लिए। राजनीतिक जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और हर पार्टियां एक दूसरे के मुद्दे पर हावी होकर उस मुद्दे को हड़पने की कोशिश कर रही है। और इसी पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में यूपी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करेगी। तमाम जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर अगर योगी सरकार के विकास मॉडल की बात करें, जहां दुनिया में कोरोना प्रबंधन से लेकर कानून के मसले पर जहां दुनिया भर में पूरी तारीफ हो रही थी, वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कानून के राज की जगह हर दिन किसी न किसी अपराध और तमाम तरह की चीज़ें जिसके दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि बेहतरीन है। और चलिए इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए सीधे इस वक्त चलेंगे। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं जिनसे सवाल जवाब जानने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ सुनील कौशिक हमारे साथ हैं। सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, और इस वक्त दूसरे जो इस वक्त हमारे साथ
सुनील कौशिक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम थोड़ी देर के बाद तमाम मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन चलिए एक बार इस खबर को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम ऐसे मुद्दे जो हर पार्टियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर दूसरी पार्टियां अलग अलग तरीके से हक जताने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव पूरी तरह से हमलावर मोड पर आ चुके हैं और अपने सियासी हमले के बाद जिस तरीके से बाकायदा आरोप भी योगी सरकार के ऊपर उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी फ़ोन की टैपिंग हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आयकर की छापेमारी हो रही है दरअसल चुनाव से पहले बाकायदा जानबूझकर की गई कार्रवाई है। लेकिन जो विकास का मॉडल है, खासतौर पर देखिए जौनपुर की बात करें या फिर पूर्वांचल में जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात करें या फिर बुंदेलखंड में जिस तरीके से सरकार की तरफ से बाकायदा जो कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर योगी सरकार सीधे तौर पर दावे कर रही कि जनता उनके विकास के मॉडल को समझेगी और बीजेपी की तरफ जो दावे किए जा रहे हैं कि 350 के लक्ष्य को वो हासिल करेगी। क्या वाकई में उनके इस दावे में किसी तरह की कोई सच्चाई है या फिर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ी चीज हासिल हुई है? ये सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लेकर के लोग सभी पार्टियां जा रही हैं। गठबंधन का भी दौर है, उसका कितना असर होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रेश कुमार इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, स्वागत है आपका। संजीव चौधरी जी इस वक्त प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव चौधरी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं आर.के. मिश्रा जी। आर.के. मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक के पास आते हैं। अब सुनील, ये जो दावे किए जा रहे हैं बाकायदा कि हमारे पास विकास का मॉडल है, हमारे जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा ताकतवर मुद्दे हैं और जनता का जो मैंडेट है, खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ है। विपक्ष कह रहा है खासतौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं सरकार की छटपटाहट दिख रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग उनकी की जा रही है, आयकर की छापेमारी की जा रही है, सरकार की छटपटाहट है, कमजोरी है। क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कोई चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो जाएगी या जनता को वास्तविकता सब कुछ पता है, बस देख रही है खामोश होकर के? बताइए सर। देखो गौरी शंकर जी, माहौल बनाने की जो बात होती है, यदि हम चुनावों के समय का देखेंगे 2-4 महीने पहले और बाद का, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देखूं, कल पंजाब में जो घटना हुई तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। तो जब इस तरीके की विचारधारा के साथ साथ जब इतनी स्थिति गिर जाए राजनीति में तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप कर सकता है। यदि इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं तो सामना किया जाएगा, यदि इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट के छापे नहीं पड़ेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार हमको दबाने का काम कर रही है? निश्चित तौर से छापे पड़े हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। अब आप मैं बताऊं कि यदि बीजेपी के लोगों को छोड़ करके यदि किसी के पास भी छापा डलेगा तो वो कोई कांग्रेस का होगा, कोई बहुजन समाज पार्टी का होगा, सपा का होगा, कोई राष्ट्रीय लोकदल का होगा, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब छापे पड़ेंगे ही नहीं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को या भाजपा को जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे तो उत्तर प्रदेश के तीनों चुनावों की समीक्षा अपने आप वो कर लें, 2007 की, 12 की और 17 की। जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ किसी न किसी दल को बिठाया है और किसी न किसी दल को बाहर सत्ता से भी किया है। तो चाहे मायावती जी के हम शासन की बात करें तो ऐसा नहीं है बहुत खराब प्रशासक बोल रही हैं, या हम अखिलेश सरकार की बात करें तो ऐसा नहीं है अखिलेश जी ने कुछ काम नहीं किए, या बीजेपी की जो समीक्षा की बात आ रही है कि बीजेपी ने ऐसा नहीं काम नहीं किए। लेकिन जनता से आप कितना कनेक्ट हो पाए ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि ये प्रदेश का इतिहास आप देखिए कि किसी सरकार के खिलाफ 100 विधायक धरने पर बैठ जाएं और ये बात कहें कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, अफसर हमारे सुन नहीं रहे हैं। दूसरी
दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो आप इस स्तर तक आप गिर जाएंगे कि किसी भी एजेंसी पे आप आरोप लगाएंगे। और 2017 की जो बात कह रहे हैं, 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपने विकास के मॉडल के साथ चुनाव लड़ा है, जनता को समझा है, जनता के बीच समझाने का प्रयास किया है, तो इस विकास मॉडल को रिजेक्ट कर दिया जनता ने। अब कौन से आपका मुद्दे आप उनको जनता के सामने रखेंगे? हर मुद्दा आप ये कहेंगे कि साहब हमारे सरकार में शुरू हुआ था, भाजपा उसका श्रेय ले रही है। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य थे जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने शुरू किए, आपने खत्म किए। तो ये तो सत्ता जो है, ऐसा नहीं है कि अधूरे काम अधूरे रह जाएंगे, किसी सरकार में शुरू होंगे तो दूसरी सरकार में समाप्त होंगे, पूर्ण होंगे। चलिए, तो बिल्कुल केवल जनता के बीच आप गुमराह करने का काम करें कि हमारे लेकिन एक बात तय है डॉक्टर सुनील, देखिए एक बात तय है, अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम जो कह रहे हैं जनता उस पर भरोसा कर रही है, जनता उस बात को मानने के लिए बाध्य है, तो शायद ऐसी तमाम पार्टियां बहुत ही धोखे में है। और ये चीज़ें जनता ने करके दिखाया भी है। मैं आता हूं इस वक्त आर के मिश्रा जी के पास में आ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। आर के जी, ये जो योगी का विकास मॉडल आप लोग कहते हैं ना बार बार कि हम लोग का एक विकास मॉडल है, हम लोग विकास की बात करते हैं, साथ ही साथ संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं। हमारी सभ्यता कितनी बड़ी है, हमारी सभ्यता कितनी मजबूत रही है, इससे हिंदुस्तान को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर बाकी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की घेराबंदी करने में लगी है। और ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों के आधार पर वो अपनी एक अलग तरह की ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? विकास का मॉडल तो ठीक है, 4.5 साल से आप लोग बात करें जनता, लेकिन शायद इस विकास मॉडल पर भरोसा नहीं करे, इसलिए सारी चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। सर गौरीशंकर जी, यहाँ पर एक चीज हम लोगों को बहुत समझनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्शन वहाँ पर उत्तर प्रदेश में की है हमने, और उसकी जो शुरुआत या जो प्रोसेस चल रहा है अभी, चाहे आप कनेक्टिविटी को लेकर के ले लें, चाहे आप धर्म और संस्कृति की जैसे आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर उसके रक्षार्थ भी हम लोगों ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, और उसके साथ साथ जहां पर अभी कह रहे हैं जो कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सतत प्रक्रिया के साथ किसी भी डिपार्टमेंट को काम करने का हक है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए ये विपक्षियों द्वारा जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2-4 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2005-6 से लेकर के 2017-18 तक, और उसमें जिस तरह से गड़बड़ी का 52,000 करोड़ रुपए का नोएडा ऑथोरिटी में जिस तरह से गड़बड़ी का हुआ था, चाहे आवंटन को लेकर के हो, चाहे अधिग्रहण को लेकर के हो, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कीमत तय करने की बात हो, जो पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी वो बिल्कुल पारदर्शिता नहीं बरती गई, अफसरों द्वारा जिस तरह से अनदेखी की गई, वो हम लोगों के सामने में है। 13 साल का रिपोर्ट सीएजी ने किया है, और निश्चित तौर पर आगे उसकी जो प्रक्रिया है सीएजी की, वो हर एक साल ऑडिट होती है और होती रहेगी। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार के जो खेल चल रहे हैं वहां पे, और जिन अफसरों ने इस तरह की अनियमितताएं की, उसके ऊपर में जो राजनीतिक संरक्षण रहा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है समझने की। और क्योंकि चुनाव का मौसम है, और निश्चित तौर पर जो विपक्ष जो कह रही है, क्योंकि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये सामने में सबके सामने में सबूत है क्योंकि भ्रष्टाचार हुए हैं, क्योंकि अब जांच आगे इसका बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बिल्कुल दंडित होंगे। लेकिन हम लोगों का कहने का मतलब है, जिस तरह से हमने खास करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि कोई नारा नहीं दूंगा जो कि 2017 का जैसे समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था जो कि काम बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं उस तरह के नारे दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा क्योंकि जनता यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्शन और जो प्रोसेस यहाँ पर दिख रही है, चाहे कनेक्टिविटी को लेकर के हो, चाहे धर्म संस्कृति की रक्षार्थ के लिए हो, मतलब आर के जी मतलब साफ है ना कि देखिए मुद्दा आप लोगों का विकास का मॉडल ही है, ये पूरी तरह से साफ है ना कि विकास का मॉडल ही है, इसे ही लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बाकी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मसला है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों के लिए जिसे जो करना है करे। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर लूं सर? देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी, देखिए धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हर एक पार्टी के जनता का काम है।
अगर कोई पार्टी इसको आगे बढ़ करके अगर कर करके उसके रक्षार्थ अगर कदम उठा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत है। चलिए ठीक है सर, अयोध्या मेरे लिए ही तो मैं नहीं आऊंगा है। सर, मैं थोड़ी देर आज- के बाद आऊंगा, संजीव जी आज- के पास मैं आ रहा हूँ, आते हैं सर थोड़ी देर के बाद, फिर डिबेट में ओपन करूंगा। रुकिए सर, सबको एक एक मौका आएगा। चंद्रेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इसके बाद डिबेट ओपन रहेगा। संजीव जी एक बात बताएं, ये अचानक जो है आप लोगों के स्वर बदलने लगे। पहले आप लोगों ने ठीक है पॉलिसी पर जो योगी सरकार के कामकाज थे उस पर हमले कर रहे थे, फिर आपने और भी गंभीर आरोप लगाने लगे कि फ़ोन टैपिंग हो रही है, तो फिर आयकर की छापेमारी की जा रही है, सब सरकार डर गई है, हारने का डर हो गया है। ये सब बोलने से क्या जनता के बीच में कुछ बहुत बेहतरीन कोई मैसेज देना जो चाह रहे हो जा रहा है क्या आप लोगों का? मुझे तो लग रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी की ज़्यादा बदनामी है। देखिए गौरीशंकर जी, ये बात बदनामी की पार्टी की बदनामी का नहीं है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, जो शासन अंग्रेजों ने चलाया था वो याद दिलाता है कि सत्ता को, जो अंग्रेज जिस तरीके से हुकूमत चलाते थे कि अगर उनकी या तो बात मानो, गलत बात मानो, नहीं मानोगे तो या तो वो फांसी पर चढ़ा देंगे या वो जेल में डाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इससे आम पब्लिक समझ चुकी है, इनके मॉडल को समझ चुकी है। जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए हैं उस मॉडल को जनता समझ चुकी है। जो किसानों की हत्याएं इन लोगों ने की हैं, जो हत्याएं हुई हैं, जो शहीद किसान हुए हैं उनको जनता समझ चुकी है। इनकी नाकामी इसी चीज को दर्शाती है। जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी अपनी फेलियर को साबित करती है। और आप जाकर के सर्वे कराइए, आम पब्लिक का सर्वे कराइए, आम पब्लिक इनसे इतनी त्रस्त है, ये विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, चिकित्सा पे कोई बात नहीं करेंगे, कितनी पब्लिक को नौकरी चाहिए ये कोई बात नहीं करेंगे, किन किन लोगों को रोटी नहीं मिल रही है आप उनके घर में गौरीशंकर जी जाकर पूछिए, जिनको सुबह से शाम तक चूल्हा नहीं जल पा रहा है उनका क्या हाल है। लेकिन उस पर कोई ये बात नहीं करेंगे। अगर ये बात करेंगे कहाँ हो रहा है तो सर केवल ये सब? हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। ये सब आंकड़े संजीव जी कहाँ से आपके पास आते हैं कि किसी के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं तो किसी को खाना नहीं मिल रहा है? ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं सर? ये आप लोगों के द्वारा ही आते हैं सर। हम लोग नहीं देते इस तरह के आंकड़े, आप नहीं देते, सरकार देती नहीं है, तो आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? ये आप लोग ही दिखाते हो कि भूखे मर रहे हैं लोग। अब मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। क्या बात पूरी होने दें संजीव जी, आप सही बात करो ना। ये भूखे कौन? उत्तर प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के तहत अनाज नहीं बांटे जाते हैं। ये अभी इनकी ईडी से कोई डरने वाला नहीं है, इनकी सीबीआई से कोई डरने वाला नहीं है। हाँ। अगर ये इनको यही जांच एजेंसियां बैठानी थी तो 4.5 साल में ये कहां चले गए थे? ये दूसरे विदेश में सो रहे थे क्या? इनको 4.5 साल में याद नहीं आई किसने घोटाला किया किसने नहीं घोटाला किया? इनको शर्म नहीं आती इस बात की? जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे ये इस तरीके की ओछी राजनीति करते हैं। यही रास्ता इनको भी मिलेगा। अगर कांटे बिछाओगे रास्तों पे तो कांटों पे ही चलना पड़ेगा। धमकी ये दे रहे तय हैं कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। धमकी दे रहे हैं संजीव जी। फूल बिछाओगे तो फूल मिलेंगे, कांटे बिछाओगे तो कांटे मिलेंगे, ये निश्चित करने। और अधिकारी भी जाग जाए इस बात के लिए। जनता को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना संजीव जी, देखिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जनता जान खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो सबको देख लूंगा, है ना, सबको देख लूंगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग यूपी के अंदर आए हुए हैं। चलिए ठीक है, इनको अब से 4.5 साल से पहले, चलिए ठीक है सर, 4 साल में याद नहीं है। वो दिख रहा है, जितनी छटपटाहट अखिलेश यादव में दिख रही थी उनके भाषण में, वक्तव्यों में, उससे ज्यादा छटपटाहट आप में भी दिख रही है। आज मुझे सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिक्कत तो है सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, पूरा का पूरा हमला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन टैपिंग तो मुझे नहीं पता, तो अगर फोन टैपिंग का मामला सही है तो गलत है, लेकिन आयकर वाले मामले में तो आप लोग को बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, आयकर ये अपने नेताओं पर चोरी छापे डलवाते। चंद्रेश कुमार के पास आते हैं, हम डिबेट ओपन करेंगे थोड़ी देर में डिबेट ओपन करेंगे, फिर बोलिएगा। चंद्रेश कुमार जी एक बात बताएं, प्रियंका गांधी की तरफ से एक बयान आया।
हाँ सुनिए तो सवाल तो दोनों सुनिए। प्रवक्ताओं की बात मैंने बड़े ध्यान से सुने हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल पूछने से पहले हमारी प्रतिक्रिया ले लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिएगा। बस ऐसा ही करने वाला है चंद्रेश जी, बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए चंद्रेश जी कि प्रियंका गांधी बाकायदा ऐसा लग रहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, समाजवादी पार्टी ने सटाया नहीं आप लोग को, मतलब नज़दीक नहीं आने दिया, लेकिन उसका दर्द जो है, दर्द कहीं ना कहीं बीच बीच में प्रियंका गांधी को दिखता है, इसलिए हर उन मसलों पर अखिलेश यादव के साथ दिखती हैं प्रियंका गांधी। उनके बयान से साफ लगता है। उनका बयान था कि ऐसा है, सुनिए तो भाई साहब सुनिए, सवाल सुनिए। योगी सरकार को बाकायदा नसीहत दी गई प्रियंका गांधी की तरफ से इस पूरे मसले पर, है ना, ये जो बाकायदा फ़ोन टैपिंग का मसला आयकर छापेमारी, कि सरकार अपने काम पर ध्यान दे। बताइए मुझे थोड़ा सा चंद्रेश जी कि कांग्रेस क्या अपने काम पर ध्यान दी अच्छे से? अगर दी होती तो 35 साल पुरानी एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। ये जुमले नहीं बोलते ना कोई आपके बारे में। 33 साल पहले एक पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी। बोलिए सर। अब जवाब दे दूं मैं? बोलिए बोलिए। और ध्यान पूर्वक मेरे जवाब को सुनिएगा। मैं क्यों सुनूंगा, जनता को सुनाइए। आप ऋषि मुनि हाँ, नहीं है और मैं, है ना, आपका सुनिए भाई साहब, आप कोई ऋषि मुनि नहीं और मैं आपका कोई अनुयायी नहीं हूँ, कोई चेला शिष्य नहीं हूँ कि मैं सुनूंगा। ये बात सुनिए, जो बोलना है बोलिए, जनता सुन रही है, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपने बल पर चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये निर्णय प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ चैनल ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया। और कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और 1 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए आपका यह आरोप बेबुनियाद और आधारहीन है। ठीक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बड़ी न्याय की बात कर रहे थे, विधि के शासन की बात कर रहे थे। सीएजी के ही एक रिपोर्ट की मैं बात करता हूं, जिसमें सीएजी ने डिक्लेयर किया कि कुंभ मेले में घोटाला हुआ था और बड़ा घोटाला हुआ था। ये सवाल पूछे नहीं थे आप चंद्रेश जी। भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ठेकेदारों के ऊपर सवाल ये नहीं पूछे थे चंद्रेश जी आपसे। सवाल आप बताइए, आपके मन से मैं कह रहा हूं कि कुंभ मेले में घोटाला का रिपोर्ट सीएजी ने दिया था कि नहीं दिया था, और उस पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? दूसरी चीज सुनिए, अमित, नरेंद्र, यूपी और योगी मिलकर अनुपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए हताशा और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोला अखिलेश यादव भाई साहब, सुनिए सुनेंगे बाद में सुनेंगे। सुनिए तो ये पूरी लैंग्वेज मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपने जो मुझे गलत साबित किया ना, मैं सही हूं हर हाल में। ये अनुपयोगी शब्द जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की है। इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पीछे हैं आप लोग, पीछे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। सियासी बुलडोजर की खूब चर्चा हो रही है आजकल उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। जो चुनावी बाकायदा जो प्रचार प्रसार चल रहे हैं, उस पर सियासी बुलडोजर की खूब चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है किसी सियासी बुलडोजर का जवाब विपक्ष के पास भी तैयार है। लेकिन विपक्ष के पास क्या है तैयार? किस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो रही है विपक्ष? क्या उन चीज़ों का कुछ असर होने वाला है? जनता का माइंडसेट बदलने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। चलिए अपने तमाम मेहमानों के पास चलते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक से एक ज़रूरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे सर। ठीक है, विकास की अपनी जगह है, ऐसा नहीं किसी भी पार्टी की सरकार आए, विकास कम या ज़्यादा हर पार्टियां करती हैं, हर सरकार करती हैं। जनता के कंसर्न को लेकर के हर पार्टियां संजीदा होती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं, जो चुनाव आने से पहले विकास का मॉडल कुछ और दिखने लगता, प्लैंक्स जो हैं कुछ और दिखने लगते हैं। इसके अलावा पार्टियों का जो अपना माइंडसेट है, वो जनता के बीच में जाकर के उसे पूरी तरह से ज़बरदस्ती जो है झोंकने की कोशिश में लगी रहती है कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, मैं ही सच बोल रहा हूँ। लेकिन असलियत तो असलियत होती है ना डॉक्टर सुनील। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
और मैं फिर कह रहा हूं दोबारा कि ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता के मूड को, और जब तक दल जनता से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार रिपीट होती है। और ये इतिहास उठा के देखें कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत दिनों से रिपीट नहीं हुई है। और जो आरोप प्रत्यारोप की बात है ना, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि साहब ईडी, सीबीआई और ये सारी चीजें, मतलब इतना हंसी आता है ये सब सुन के। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब गुजरात से खबरें आती थी। गुजरात में भाजपा की सरकार थी तब बड़ा आरोप लगते थे साहब कि ईडी का, सीबीआई का सरकार दुरुपयोग कर रही है। और उस समय उत्तर प्रदेश से भी खबरें आती थी कि कांग्रेस सीबीआई से डराती थी। जी आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी ने कई बार वक्तव्य दिया कि सीबीआई से कांग्रेस डराती है हमको। तो ये सब चीजें कब तक आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहेंगे आप? मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई सरकारी एजेंसी काम ही नहीं कर पाएगी जब इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे। और ये जनता समझने लगेगी कि नहीं, निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से ही आपके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, आपको विकास करने से रोका जा रहा है, आपको जनता से कनेक्ट होने के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको रोकने का काम कर रही हैं। तो ये राजनीतिक दल समय इतना हंसी का पात्र न बने। तमाम डिबेटों में ये बातें मैं सुन भी रहा हूं, बहुत दिनों से ये बातें आ रही हैं कि साहब कहीं ना कहीं हमें रोकने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात, आप जनता से कनेक्ट हुई। महंगाई मुद्दा है चुनाव में, बेरोजगारी मुद्दा है इस चुनाव में, स्वास्थ्य मुद्दा है इस चुनाव में। इस मुद्दों से कनेक्ट विपक्ष को होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए हर राजनीतिक दल ये कहता है। मतलब डॉक्टर सुनील एक बात बताएं, डॉक्टर सुनील एक बात बताएं, महंगाई का मुद्दा उठाना एक अलग बात है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना एक अलग बात है, उससे कनेक्टेड होना एक अलग बात है। यानी कि विपक्ष मुद्दे तो उठा रहा है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि आप जनता के बीच जाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं है कि रैली से आपने जो कह दिया। जब तक आप जनता का दुख दर्द नहीं समझेंगे, जनता के बीच जाने का प्रयास नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं दिखा कोरोना काल में कोई राजनीतिक दल जनता के बीच उस समय रहा हो। ट्विटर पे तो बहुत सारे देखे थे कि सरकार की आलोचना हो रही है, और सरकार की आलोचना होनी भी चाहिए थी, लेकिन आप जनता के बीच कितना गए? आपने जनता का दुख दर्द कितना समझा जा करके? आपने अपने कार्यकर्ताओं से कितनी अपील की जा करके? चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आरके जी के पास आ रहा हूँ। आरके जी, अभी आप कह रहे थे ना, खूब बुलडोजर की चर्चा आप लोग करते हैं, सीएम साहब जहाँ भी जाते हैं यहाँ बुलडोजर चला दूंगा, वहाँ बुलडोजर चला दूंगा, है ना, खूब चर्चा हो रही है। थोड़ा सा मजाकिया ढंग में भी बोलते हैं, हंसते भी हैं, गंभीर होकर के भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, अब समाजवादी पार्टी वाले अब धमकी देने पर उतर आए कि हमारी सरकार आने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। बताइए सर। का पेपर लीक करने वाला भारतीय जनता पार्टी के विधायिका के भाई के, एक मिनट, आपसे सवाल नहीं पूछे थे। एक मिनट चंद्रेश जी, मैं आरके जी से पूछा था सवाल। आरके सर बोलिए। रविशंकर जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे मन में चोर है और एजेंसी हमारे पास आ रही है तो निश्चित तौर पर हम उस वहां पर जाकर के बिल्कुल दब जाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में कोई किसी तरह की ऐसी भावना नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया था, चाहे ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो और जनता में मैसेज ही जाएगा, हाँ ठीक है, आइए मेरा घर चेक कर लीजिए। मैं तो एक सिंपल सी बात समझता हूँ, राजनीति से कभी अगर ऊपर उठ करके अगर बात करेंगे, लेकिन जो पिछले सरकारों की एक प्रोजेक्शन आप देखें और जिस तरह से उन्होंने शासन और प्रशासन चलाए, जिस तरह से उन्होंने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों के ऊपर में अवैध कब्जा करके हमने 2000 करोड़ रुपए का जो अवैध संपत्ति था, जिसमें माफियाओं ने दबा करके रखा हुआ था, उसको हमने जो है सो रेवेन्यू जनरेट करके हमने जो है सो वहां पर कोर्ट में जमा करवाया। भाई साहब चंद्रेश कुमार जी, अभी जो आरके मिश्रा जी बोले उससे क्या मतलब है आपको? आपकी सरकार नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? है ना, कुछ बोलना है इसलिए मत बोलिए। एक मिनट रुकिए चंद्रेश जी। आरके जी, सवाल किया था उससे पहले ऐसे नहीं चलता है डिबेट में, ऐसे नहीं चलता है कि ऐसे नहीं चलता है भाई साहब कि 5 साल पहले सवाल किए तो उसका आज जवाब देना पड़ेगा। हो गया ना, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ऐसे नहीं, डिस्टर्ब नहीं, डिबेट में डिस्टर्ब मत कीजिए, डिबेट में डिस्टर्ब मत कीजिए। सवाल आरके जी से पूछा गया और आरके जी के जवाब से चंद्रेश को कोई मतलब नहीं है। अभी चंद्रेश जी का ऑडियो डाउन करो, इनका। आरके जी बात पूरा कीजिए अपनी।
आपसे लेना देना है नहीं, बिना मतलब की बात कर रहे हो आप जो। अगर हमने उस अवैध जो कब्जा किए हुए जो माफिया थे हाँ। उसके ऊपर में अगर हमने बुलडोजर चलाने का काम किया है, हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, हमने अगर वहां पर जाकर के कनेक्टिविटी करी है, अगर हमने धर्म संस्कृति की रक्षार्थ जो है तो अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो, वहां पर अगर हमने काम किए हैं तो आप एक चीज समझ सकते हैं जो कि वहां पर एक अगर हमने एक्सप्रेसवे तैयार किया है तो वहां पर इंडस्ट्रियल हब लगेंगे। अगर मान लीजिए किसी नहीं तो सर एक मिनट आरके जी, ये आप कह रहे हैं ना, ये आरके जी आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, आप बकायदा एक विकास मॉडल दिखा रहे हैं, इतना काम किए, हर जगह कानून का राज है, सब कुछ है, विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ये बात जो है अकेले नहीं कह रहा है, विपक्ष जो है लाखों लाख जनता के बीच में बात सुना भी रहा है, उनकी रैलियों में लाखों लाख लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का अपना एक स्टैंड बनाना पड़ेगा ना कि क्या है। आप लोग जो बात कर रहे हैं उन बातों को क्या भाई साहब चंद्रेश कुमार जी, लेना ना देना आपका, बिना मतलब की बात कर रहे हो आप जो है। आपकी सरकार कब रही थी उत्तर प्रदेश में, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? जब मैं जो आपके पास आऊंगा ना तब जितना बोलना होगा। नहीं आरके जी से क्या मतलब है आपका? या तो बीजेपी की सरकार रही है, सुन रहे हैं ना संजीव जी, सुन रहे हैं, जब आपका टर्म आएगा बोलिएगा, कांग्रेस पे मैं सवाल पूछूंगा। ऐसे ही कुछ बोलना है मत बोलिए चंद्रेश जी, है ना, बुलाएं आपको तो उसकी मर्यादा रखिए थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए ना। अगर मुझे नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं है। अगर संजीव जी बोले तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन चंद्रेश जी को क्या मतलब है आरके जी के जवाब से भी? आपकी सरकार रही है क्या उत्तर प्रदेश में, कब रही है? जो बोल रहे हैं नहीं, एक मिनट, जो बोल रहे हैं इससे क्या मतलब है कांग्रेस पार्टी को? रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। 33 साल पहले है ना, 33 साल पहले खुश हो रहे हैं, 33 साल पहले थी हमारी सरकार। बुलाया तो सवाल पूछूंगा ना, आ रहा हूं ना आपके पास। बुलाए आपके, लेकिन आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बुलाया आपको तो आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। आरके सर बोलिए, अपनी बात रखिए, फिर मैं संजीव जी के पास। कुछ बोलना है चंद्रेश जी, इसलिए बोलोगे नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारे मित्र चंद्रेश जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ उनको अपने टर्म में बोलना चाहिए और बहुत अच्छा डिबेट इससे आगे बढ़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कांग्रेस आज अगर 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है। हाँ। इस वजह से क्योंकि इनके पास ना कोई तथ्यात्मक विषय होता है, न ये 3 में होते हैं न 13 में होते हैं, लेकिन जनता के न जुड़ पाते हैं। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, सबसे बड़ी बात है इनके पास कार्यकर्ता तक नहीं है। आप कह रहे हैं कोरोना काल में अगर मुख्यमंत्री अगर हर एक जिले में जाकर के उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो आज सबसे बेहतर आरके जी देखिए, यहीं पर तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि हमने काम किया, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, और उनकी बात सुनने के लिए लाखों लाख लोग आ रहे हैं उनकी रैलियों में। संजीव जी से पूछ रहा हूं, संजीव जी ये इतना कॉन्फिडेंस जो आप लोगों के अंदर आए कि आयकर की छापेमारी गलत है, फोन टैपिंग की जा रही है, जनता के बीच में ढेर सारे आरोप योगी सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव तक ही है मसला, या उससे पहले तो हमने देखा नहीं कि कुछ मतलब 5-6 महीने से आप लोग एक्टिव हुए ना संजीव जी? ये अचानक एकदम सपने में आए क्या कि एकदम से चुनाव आना है, सारी चीजें हम लोग को फोड़ना है बीजेपी के खिलाफ? सपने में नहीं आई। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, जनता के साथ काम करती है, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में भी सड़कों पे था। ये ट्विटर या उस पे नहीं था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, मैं केवल इनको एक बात पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में कोई 5 काम बड़े ये बता दे, कोई भी 5 काम उत्तर प्रदेश के अंदर ये बता दे। कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, रोजगार पे क्या कार्य किया, चिकित्सा पे क्या काम किया, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए, कितने कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज कितने इन लोगों ने बनवाए, केवल ये बता दे। ये सड़क, ये अपनी, अभी सुनील जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुनील जी ने कहा कि काम जो सरकार आती है वो सब सरकार करती है। सड़क को इन्होंने अपनी जेब से सड़क नहीं बनाई है। 700 रुपए का टोल देके, 2000 रुपए का टोल देके हम लोग हर जगह जाते हैं, कहीं 700 का, कहीं 500 का, कहीं 600 का, कहीं 400 का, तो वो हम पैसे देते हैं, उससे हमारी सड़क बन रही है। ये एक संस्था बनाती है, ये कोई उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने नहीं पैसा कर दिया है। और सफाई वाला महल कहां से बना है सर? ये बताएं संजीव जी, कितने लोगों को सफाई वाला महल कहां से बना, कितने लोगों को रोजगार दिया? सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सफाई वाला महल कहां से बना? जी सफाई वाला महल कहां से बन गया? जी
कुछ सरकारी परियोजना वगैरह कुछ था क्या उस मतलब देखिए, कुछ उसका मैंने पैसा लगा आरके क्या? जी से 5 उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बड़े काम पूछे हैं पिछले 5 साल के अंदर, पिछले भाई- 4.5 भाई साल के साहब, अंदर मेरे एक 5 सवाल का बड़े जवाब काम ये दीजिए बता ना। दें। 800 अगर 5 करोड़ बड़े काम है तो मैं बता देता हूं इनके इन्होंने क्या किया है। डॉक्टर सबसे सुनील को नंबर पता वन अच्छे से है। डॉक्टर सुनील जरा बलात्कार की बताएं घटनाएं सर, इन्होंने ये की है। सफाई का जो महल है रोजगार- कितने करोड़ का है, जरा बताइए इनको। जी डॉक्टर मुझे सुनील? बताने की आवश्यकता नहीं है कि सैफई महल कहां से बना। ये तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं सैफई महल ही बना। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो बहन जी का भी महल दिल्ली में जाकर के देखना पड़ेगा। कितने करोड़ और का है वो? तमाम ऐसे नेता हैं, उनके महल देखने पड़ेंगे। गरीबी की जरूर बात करेंगे ये लोग, हाँ। लेकिन जब सत्ता में ये पहुंचेंगे, समाजवाद, तो क्या गरीबी। खेल खेलते हैं, सब सबको पता है, सबको हाँ। पता है। एक सवाल ये सैफई महल की तरफ भी जाने के साथ साथ और भी सारी चीजें आप देखेंगे हाँ। कि सैफई महल बना कैसे बना, ये सब जानते हैं कि जब मुलायम सिंह जी के पास जब क्या था और अब क्या है। भाजपा के बड़े बड़े जनता को समझना कार्यालय भाई साहब मैं आ रहा हूं चंद्रेश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, रुकिए 1 मिनट, परेशान मत होइए, मैं सवाल ये पूछ रहा जनता को हूं। गौरी एक शंकर सवाल को समझना पड़ेगा हाँ। कि जो गरीबी की लड़ाई लड़ते लड़ते ये लोग अमीर कैसे बन गए। गरीबी तो कभी दूर नहीं हुई, लेकिन इनकी गरीबी जरूर दूर हो गई। तो इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब देखिए, जब आप सत्ता में रहते हैं, मेरा जब आप मेरा एक सत्ता बड़ा में अच्छा अनुभव है। हमारे एक मित्र थे, अब सुनिए, हमारे एक मित्र हुआ करते थे, अभी भी हैं, हमारे मित्र हैं तो हमेशा रहेंगे, किसी भी पार्टी के रहें। समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, साइकिल पर भी नहीं चलते थे, पैदल चलते थे। अचानक देखते हमसे कभी कभी मिलने भी आते हैं तो फॉर्चूनर पर चल रहे हैं। भाई काम क्या करते हैं? तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई साहब पैसा कहाँ से लाए इतना जो है। तो ये हिम्मत जो है संजीव चौधरी जी, हिम्मत जनता को कब दोगे कि पूछ सके वो सवाल कहाँ से आया फर्नीचर, आप कहाँ से आया है ना, फर्नीचर कहाँ से आया? चंद्रेश जी के पास आ रहे हैं। मेरा सवाल दिक्कत यही है सर, आप लोग की सरकार जब आती है ना तो आपके सवालों में चला ऐसे तो जाएगा। हिम्मत दे रहे हो, ऐसे खूब सवाल बोलने तो जवाब दीजिए करो, मुझे। लेकिन जैसे ही सरकार आती है ना जनता की हिम्मत खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के की हिम्मत दूसरे पता नहीं लोगों कहाँ से, चली जाती है। अंग्रेजों जैसी हुकूमत चलाने वाले लोगों से इनसे ये पूछिए कि ये रोजगार पे कब बात करेंगे। पेट्रोल के दाम कहां पहुंच चुके हैं? जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये लोग सड़कों को जाम कर देते थे। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गलत काम करने वाला आदमी हाँ। इनकी पार्टी में चला जाता है तो वो गंगा जी नहा के जाता है, वो अच्छा हो जाता है। वही आदमी दूसरी पार्टी में फॉर्चूनर, रहता है, भाई तो साहब गलत हो फॉर्चूनर जाता वाला है। कहानी बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। ये गौरी अच्छा शंकर जी ये इसका बताएं, जवाब दे दीजिएगा ये मुझे कभी। अपने लोगों के घर नाम पता मैं भेजूंगा नहीं, मेरा मित्र है वो, ये नाम अपने पता लोगों के भेजूंगा घर नहीं, पे कब पढ़वाएंगे? लेकिन डॉक्टर सुनील को अच्छे से पता है ऐसे लोगों की हजारों लिस्ट है ये- जो साइकिल पे ये चलते अपने थे, लोगों के घर पे अचानक कब जो है पढ़वाएंगे? अचानक उनके पास जो है ना पता नहीं ऐसी गाड़ियों के नाम है जो हम लोग तो कभी अच्छे से बोल भी नहीं आप पाते। गौरी शंकर और जी समाजवादी से पार्टी पूछिए, लोगों से- समाजवादी पार्टी कई ऐसे नेता हैं, मैं तो छुट भैया नेता इन लोगों को बोलता हूँ, उनके पास है भैया। फॉर्चूनर है, इतना मत आप कहिए। हाँ, इनसे पूछिए कि किनके पास? भारतीय जनता संजीव जी पार्टी के पास लोगों भी है। के घर छापे कब पड़वाएंगे? कब छापे पड़ेंगे? चंद्रेश जी हो अब सकता है ईडी जमीन पहुंचेगी, जायदाद का हो, अब ईडी पहुंचेगी मैं इनके आरोप पास। नहीं लगा सकता ना, लेकिन मैं अपने मित्र को जानता हूँ, देखिए, गौरी उसके शंकर पास जी, जमीन एक जायदाद सेकंड। भी नहीं थी। चंद्रेश एक कुमार सेकंड दीजिए। एक बात बताएं, अब हो गया सर, एक समझ सेकंड, गए। एक सेकंड देखिए सर, मेरे एक 2 सेकंड। सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी इतने ढेर सारे आरोप लगाए अगर आपने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जांच हो गई तो 80% लोग जेल चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने गलत काम करते हैं लोग। ये सर इनकी जांच होगी। ये तो आप कह रहे हैं बीजेपी भी आपके बारे में कहती है, इसमें क्या दिक्कत है? जैसा आप कह रहे हैं बीजेपी आपके बारे में कहती है, हम लोग के सवाल का तो जवाब दे दीजिए। सफाई के महल में पैसा कहां से लगा? ये जो एक मित्र की कहानी में बताया, ऐसे तो हजारों लोगों की लिस्ट है, इन लोगों के पास पैसे कहां से आए? आप लोग पार्टी में जो पैसे लाते हो इन लोग को, मतलब कार्यकर्ता वगैरह बांटते हैं क्या, कुछ करते हैं क्या? कुछ उस तरह का हिसाब तो नहीं है सर। ये पैसे कहां से लाते हैं सर? खैर रहने दिए सर, मुझे नहीं जाना उसमें। चंद्रेश जी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रायबरेली सर, रायबरेली, मुझे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मतलब रायबरेली से बढ़ी प्रियंका गांधी, कुछ उम्मीद दिखी, अब सलाह भी देने लगी हैं कि सरकार अपने काम पर ध्यान दे। लोगों को हंसी आती है, कौन सा काम, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कौन अपने काम पर ध्यान दे। चंद्रेश जी ये बताइए कि आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ताओं में एक जो खास बात मैं देख रहा हूं कि मुद्दा कुछ भी रहे, किसी भी पार्टी का मुद्दा रहे, किसी भी एरिया का मुद्दा रहे, किसी भी डेवलपमेंट का मुद्दा रहे, आप लोग 2-4 सवाल लिख करके लाते हो, बोलना जरूर है आप लोगों को।
सिर्फ इतने ही पॉलिटिक्स रह गई सर ऐसा कांग्रेस है, पार्टी की, ऐसा है। या फिर विजन है बड़ा? किसी भी पार्टी परिवारवाद के साथ साथ आप लोग का विजन तो संकुचित नहीं होता चला गया? थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर जो है। हाँ, सुन लीजिए, उसी बात पर मैं जवाब दे रहा हूँ। यदि किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता जनहित के मुद्दों पर और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए होमवर्क करके आता है तो ये बड़ा अच्छा बात है और ऐसा करके आना चाहिए। और मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ, बिना होमवर्क का तो मैं क्लास में नहीं जाता हूँ, तो आपके चैनल पर बैठना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आज भी होमवर्क करके आया हूँ, सैकड़ों मुद्दे मैं लीड कर लाता हूँ, बिना होमवर्क का तो मैं चलता ही नहीं। पहली बात जानिए भाई साहब अपना मुद्दा बताइए, छोड़िए सब, अपना मुद्दा बताइए। देखिए मुझे बहुत तकलीफ होगी, सुनिए चंद्रेश जी, मुझे बहुत तकलीफ होगी कि कांग्रेस का प्रवक्ता इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है डिबेट में बैठ करके, और जब नतीजे आते हैं चुनाव के तो जितनी सीटें पहले आई थी उससे घट करके 5-7 सीटें और कम हो गई। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी चंद्रेश। ऐसा है तो जब आप दावे करते हो ना, जब आप दावे करते हो तो ये बोलो कि इस बार हम लाएंगे 100 सीट, 100 सीट का भी तो दावा करो। मैं कह रहा हूँ इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप देखते जाइए। पिछले 32 देख रहे हैं सर, मैं सपने नहीं देखता हूँ, सरकारों ने, मैं दिन में सपने नहीं देखता हूँ और रात के सपने भूल जाता हूँ। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं ना, ये किसी दूसरे एंकर को बेवकूफ बनाना, आप ये दूसरे एंकर को बेवकूफ बनाना सरकार। एक मिनट चंद्रेश जी, अच्छा एक मिनट चंद्रेश जी, सरकार कैसे बनेगी जरा बताइए। बनाने जा रहे हैं नहीं, सरकार कैसे बनेगी आप जरा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा, सपा, बसपा की मिली जुली सरकारों को 32 साल तक देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये आप कह रहे हैं चंद्रेश जी के भाषण पर कौन बिलीव करेगा? जनता बिलीव करेगी, पूरी जनता बिलीव आपको कर रही वोट है। करेगी। जिस दिन परिणाम आएगा आप हमें बैठा लीजिए। क्या भाई साहब, चैनल पर मैं कहते जा रहा हूं, आप जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो बात तो आप ऐसे ही कर देते हो क्या ना। गांव में जो है 10, सुनिए तो भाई साहब, गांव में एक 25 किलो वजन का आदमी था, है ना, उसका मुकाबला हो गया 150 किलो वजन वाले पहलवान से, और वो पूरा गांव में घूम घूम कर बोलने लगा 25 किलो वाला कि मैं ही जीत रहा हूं, मैं ही जीत रहा हूं, है ना। जब लड़ने की बारी आई, पहलवान साहब जब उतरे अखाड़े में, तो 25 किलो वाले जो पहलवान साहब जो थे वो कहीं दिख ही नहीं रहे थे। ऐसा मत बोलिए सर, बड़ी बेइज्जती होती है पार्टी की, ऐसा है ना। कांग्रेस पार्टी कोई पहलवान और कोई जहाज, और सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए भाई साहब, एक्सेप्ट कीजिए, समाजवादी पार्टी के आगे कुछ नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए कि बीजेपी के आगे कुछ नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के आगे कुछ नहीं। एक्सेप्ट कीजिए भाई साहब, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे बेवकूफ एंकर समझाया क्या आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बेवकूफ है या समझदार है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो मुद्दा से लेना देना है कि उत्तर प्रदेश में जो जनहित के मुद्दे तो आपकी सरकार बन रही है, मतलब है ना, है आपकी सरकार बन रही है, इसमें 100% मैं भी मान के चलता हूं। 100% हमारी संजीव जी आपका कोई काम नहीं है, नोट करने के संजीव जी कोई काम नहीं है, बेकार अखिलेश यादव इतनी भीड़ जमा कर रहे हैं। आरके मिश्रा जी बेकार आपकी रणनीति है, बीजेपी की कोई रणनीति काम नहीं आने वाली, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चंद्रेश जी जो बोल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप दोनों सर एक क्यों हो जाते हो? आप दोनों सर एक क्यों हो जाते हो? डॉक्टर सुनील क्या चक्कर है सर? डॉक्टर सुनील क्या चक्कर है? पार्टी की गुंडागर्दी, ये दोनों फाइनली एक क्यों हो जाते हैं? सरकार ने किस प्रकार से नौकरियां देनी जाती थी उत्तर प्रदेश के लोग बात को भूले नहीं है। और ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताए हैं, इस बात को लेकर के गौरी शंकर जी आपके बारे में लोग जान चुके हैं। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी होती है, ये दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएं कि दिल्ली के गलियारों में कौन सी मीटिंगें चल रही है गठबंधन को लेकर के। चंद्रेश जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि चंद्रेश जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, संजीव चौधरी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, और दोनों फिर एक हो जाते हैं, दोनों फिर एक हो जाते हैं। आरके मिश्रा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे। अब मुझे सर ये बताएं विकास का मॉडल, बाकी जो सारी चीजें हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, संस्कृति, सभ्यता, कैसे तालमेल बीजेपी कर रही है सर? जनता कंफ्यूज तो नहीं हो रही है इस पूरे मामले को लेकर?
गौरीशंकर जी, कहीं देखिए, जनता कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो रही है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। मैं कह रहा हूँ विकास सबसे ऊपर रहेगा, साथ ही साथ धर्म संस्कृति की बात भी रहेगी। धर्म संस्कृति को रक्षा जितने भी ऐसे धर्म चल रहेंगे वहाँ पर जाकर के जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस इतना अभी सरकार बनाने का दावा कर रही थी कि 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, और पिछले 2017 में मात्र 6.5% वोट प्रतिशत थी, मात्र 6.5% वोट प्रतिशत था इनका कांग्रेस का। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे खोखली दावे ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन जनता टाइम खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।